हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 49। लेक्चर नंबर 49 के अंदर आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 77, जो कि कनेक्टेड है आर्टिकल 76 से। 76 के अंदर जो नोटिस इशू हो रहा था ना, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 76 के तहत जो नोटिस इशू हो रहे थे पार्टीज़ को, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उनसे रिलेटेड रूल्स क्या होना चाहिए, कि नोटिस किस तरह का होना चाहिए, नोटिस किस इशू होना चाहिए, इस तरह की बात। नोटिस कौन सी पार्टी पर होना चाहिए, कौन सी पार्टी पर नहीं होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। और ये बेसिकली आपके जो जहन में हो, जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये जो आर्टिकल है ये क्रिमिनल पर अप्लाई होता है या फिर दोनों पर, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। अब आर्टिकल 77 जो है दोनों पर अप्लाई होता है, ठीक है। आर्टिकल 77, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 77 एप्लीकेबल टू सिविल एज वेल एज टू क्रिमिनल ट्रायल्स। इसके ऊपर एक केस ला है हमारे पास, AIR 1933, पेज नंबर है इलाहाबाद की, पेज नंबर है हमारे पास 498। ये अथॉरिटी आपने देख लेनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि आर्टिकल जो 77 है और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 66, ये जो है ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये आर्टिकल हमारे पास, इस जो आर्टिकल 77 आर्टिकल को आप CPC के ऑर्डर 11 और रूल ऑर्डर 11 रूल 15 से कनेक्ट करके पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऑर्डर 11 रूल 15 के अंदर क्या बताया गया है, काइंड्स प्रिस्क्राइब्स काइंड्स ऑफ नोटिस, कि नोटिस जो है किस तरह का होना चाहिए, उस तरह से रिलेटेड है। आपने ऑर्डर 11 और रूल 15 पढ़ना है CPC का, ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ना है। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आर्टिकल है 77, ये कनेक्ट है आर्टिकल 160 से, ठीक है। 160 से कैसे कनेक्ट है, आर्टिकल 160 क्या बात करता है, आर्टिकल 160 बात करता है, इफ़ रिफ्यूज्ड टू प्रोड्यूस ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स यूज द documents as evidence without the consent of parties or order of the court। मतलब एक बार अगर पार्टी को कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट पेश करें, मगर वो फिर भी पेश नहीं करता है, तो फिर वो बाद में पेश नहीं कर सकता है पार्टीज की जो है रजामंदी या फिर कोर्ट के ऑर्डर के अलावा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए अब हम चले जाते हैं बेयर रीडिंग पर। बेयर रीडिंग ये हमारी बात करता है, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन आर्टिकल 60 से हमारे पास 76 पैराग्राफ ए। जो 76 जो उसका पैराग्राफ ए था, उसके अंदर जो नोटिस जो बताया गया, सेकेंडरी एविडेंस की जो बात की गई है, ठीक है, शैल नॉट बी गिवन अनलेस द पार्टी शैल नॉट बी गिवन, यहाँ पर बात की गई है shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given the party in whose possession or the power the document is or to his advocate, ठीक है। मतलब ये बात आपने अंडरलाइन कर लेनी, ये पहले नहीं पढ़नी आपने। मतलब सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए, such notice to produce it is prescribed by law। उसको नोटिस करना चाहिए। आर्टिकल जो 76 पैराग्राफ ए के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए उसके लिए पार्टीज को नोटिस इशू करने हैं कोर्ट को, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इस बात पर जिस तरह भी जो नोटिस के जो भी कानून है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जो भी नोटिस के, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपने ऑर्डर 11 रूल 15 पढ़ना है, मतलब यहाँ से आप जो है जब आर्टिकल ये पढ़ें तो आप इसको आप ना पढ़ें, पहले शल से लेकर आप एडवोकेट तक, ठीक है।
सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट, आपने नोटिस वो इशू करना है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। एज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड, और जैसा कि कानून ने बताया है कि किस तरह आपने नोटिस इशू करना है डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए। एंड इफ़ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर कोई नोटिस कानून में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, बयान नहीं किया गया, उसको नहीं बताया गया है कि वो नोटिस किससे इशू करे, ठीक है, देन सच नोटिस इज द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल। अब इस इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोर्ट जो है जिस तरह मुनासिब समझे उस तरह से वो नोटिस इशू कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ आई आपको डियर। उसके बाद चलते हैं, जो भी रीजनेबल हमारे पास अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी कोर्ट रीजनेबल बात समझे, ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो उसके तहत, मगर ठीक है, अब ये बात पढ़ते हैं हम शल नॉट से। शल नॉट बी गिवन अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस हैज़ प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन हुज पोजीशन, ठीक है, मगर कोर्ट इस सूरत में कभी भी नोटिस इशू नहीं करेगी जब तक वो पार्टी जो है जो सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रही है उसने पहले ही जो है अगली पार्टी को क्या शल नॉट बी गिवन, नोटिस नहीं दे, आप इस सूरत में नोटिस नहीं देंगे अनलेस, जब तक जो है प्रपोजिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस हैज प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन हुज पोजीशन, ठीक है, जो पार्टी जो देना चाह रही है एविडेंस उसने पहले ही दे चुकी है, ठीक है, टू द पार्टी इन हुज पोजीशन, जिसकी वो पोजीशन में था, आर पावर द डॉक्यूमेंट इज, या जिसके कब्जे में वो था, ठीक है, जिन पर उनका पावर था, मतलब उनकी पोजीशन में था, आर टू हिज एडवोकेट, या फिर उसके एडवोकेट के पास। यहाँ तक बात क्लियर है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ये बात समझनी है। उसके बाद हम चले जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मगर शर्त ये है कि सेकेंडरी एविडेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी ऐसे किस्म का ऑर्डर इशू नहीं होगा, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जबकि ऐसे जो केसेस दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, उन सूरतों में जो है 1 से लेकर 6 तक, इन सब में या फिर कोर्ट जहां बेहतर समझे कोई नोटिस जारी नहीं करेगी दस्तावेज पेश करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बात समझिए, जो मतलब एडमिसिबल जो चीज़ है, जो चीज़ पहले से रिकॉर्ड पर है, या फिर जो चीज़ हम ढूंढ नहीं पा रहे, जो चीज़ रिकॉर्ड पर लेकर आना बहुत मुश्किल है, उसके लिए नोटिस निकालना हमारे पास जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए, आर इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट, या फिर दूसरी सूरत हाल में जो कोर्ट जो है बेहतर समझे, टू डिस्पेंस विथ इट, जिसको कोर्ट जो है वो छोड़ सकती है, विदाउट मतलब उसको कोर्ट जो है लीव कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम ए से 1 से लेकर किन किन सूरतों में कोर्ट जो है नोटिस इशू नहीं करेगी। वेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस, जब ये साबित हो जाए कि जो हमारे पास व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड, जो हमें डॉक्यूमेंट साबित करना है, जिसको साबित करना है जिस डॉक्यूमेंट को, इज इटसेल्फ अ नोटिस, वो खुद जो है एक नोटिस है। ठीक है, उसको अब क्या साबित करेंगे। नंबर 2 है, व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, जब जो एडवर्स पार्टी है उसकी जब केस की नेचर ऐसी है कि अगली पार्टी के जहन में है ये बात, अगली पार्टी जानती है कि उनको ये जो है पेश करना है, ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, मतलब वो जानती है पार्टी कि उनको ये ज़रूरत है वो पेश करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, ए ने क्या किया, ए ने केस किया बी पर, ठीक है, ए ने बी पर केस किया कि बी ने मुझसे एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और या फिर ए बी के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है,
ए जो है एक रजिस्टर्ड सेल डीड लेकर आता है। अब बी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कोर्ट को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बी खुद पेश करे। ठीक है, आ रही बात समझिए। मतलब ऐसी बातों पर कोर्ट नोटिस नहीं करेगी। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, अगर एक शख्स पर एलिगेशन लगता है, वो उसके डिनाई के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। When it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force। जब ये कोर्ट के जहन में आ जाए ये बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए हमें नोटिस करना चाहिए, ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट्स का जो पोजीशन है ना, वो अगली पार्टी ने ले ली है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, फिर चाहे वो फ्रॉड से ली हो या फिर ज़बरदस्ती ली हो। ठीक है, इन सूरतों में जब एक शख्स के पास कोई डॉक्यूमेंट्स रहा ही नहीं है, तो फिर उसको हम नोटिस किस सूरत पर, किस बेस पर करें कि आप डॉक्यूमेंट पेश करें। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्स था हमारे पास, ए के पास था। ठीक है, बी ने ए से, अब ए के पास कोई डॉक्यूमेंट्स था जो बी ने ज़बरदस्ती ले लिया। ठीक है, फ्रॉड करके लिया, धोखा करके लिया या फिर ज़बरदस्ती ले लिया। अब जो है ए के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर कोर्ट इसको नोटिस क्यों करे। जब ये बात कोर्ट के जहन में आ जाती है कि ए के पास वो डॉक्यूमेंट्स रहा ही नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, वेन 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। वेन द एडवर्स पार्टी आर हिज एजेंट हेज द ओरिजिनल इन कोर्ट। जब दूसरी कोई पार्टी, उसके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और उसने कोर्ट में पेश कर दिए हैं, तो फिर कोर्ट उस बात पर, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटिस कोर्ट को इशू, उस पार्टी को इशू नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में जो है वो पेश हो चुके हैं, वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो चुके हैं। नंबर 5 पढ़ते हैं। वेन द एडवर्स पार्टी आर हिज एजेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब कोई अगली पार्टी इस बात को तस्लीम कर ली कि वो डॉक्यूमेंट जो है इससे गुम हो चुके हैं, मतलब उनसे जो है उनकी पोजीशन में नहीं रहे अब, तो फिर उन पर कोई नोटिस करना जो है ज़रूरी नहीं है। जब एक पार्टी खुद आकर कोर्ट में कह रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड सेल डीड कोर्ट में पेश किया जाए, वो पार्टी, अगली पार्टी कहती है कि साहब जी वो रजिस्टर्ड सेल डीड जो है मुझसे गुम हो चुकी है, तो अब उन पर नोटिस करना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 6 नंबर पढ़ते हैं। वेन द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ आउट ऑफ रीच। जब किसी शख्स को, फॉर एग्जांपल कोई ए है जिसकी पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, अब ए जो है, फॉर एग्जांपल ए जो है लंदन बैठा है, अब कोर्ट उसकी जो है, कोर्ट की आउट ऑफ रीच है, मतलब कोर्ट की अप्रोच से बाहर है वो। अब वो डॉक्यूमेंट पेश करे ना करे, उस पर नोटिस जो करना है हमें, जो अगर नोटिस कर लें तो फिर वो गैर ज़रूरी होगा, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आगे बात समझ, जहाँ तक बात क्लियर है। आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या फिर जहाँ पर कोर्ट की कोई सर्विस ना हो सके, कोर्ट के नोटिस ना हो सके। यहाँ तक बात क्लियर है। इन बातों पर जो है क्या हमारे पास होता है, कोर्ट जो है नोटिस इशू नहीं करेगी। 1 से लेकर 6 तक जो भी शर्तें लिखी गई हैं, वहाँ पर कोर्ट जो है इन सूरतों पर नोटिस इशू नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोई भी बात समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें इसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से जो आर्टिकल पढ़ने को कहा है, रिलेटेड आर्टिकल्स। पहले तो आप CPC के अंदर, ठीक है, CPC के अंदर आप ऑर्डर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर 11 और रूल 15 CPC का, ठीक है, इससे कनेक्टेड, और आर्टिकल 160 कानून शहादत 160 160 आर्टिकल आप पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप जो है हमारे पास जो केस लॉ मैंने बताया था आपको, वो पढ़ेंगे। AIR 1933 इलाहाबाद, पेज नंबर 498। ठीक है डियर फ्रेंड्स।